नमस्कार, स्वागत है YBN बिहार झारखंड में और आप देख रहे हैं मिशन पाटलिपुत्र। मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह। आज का मुद्दा यह है कि जिस तरीके से कल रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ बिहार में प्रथम चरण के लिए, उसके बाद से तमाम विवादित बयान दिए गए, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप हुए। इस बीच में एक आरोप लगाया आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा कि जो मतदान हुआ है वो रिकॉर्ड तोड़ मतदान तो हुआ ही है, साथ ही जो एलजेपीआर है और जो बीजेपी है उसके लोगों ने जेडीयू को वोट नहीं दिया। अब ये दावा उन्होंने किस तरीके से किया ये तो नहीं मालूम, वो कौन सी तकनीक है जिससे उनको ये पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन इस दावे में दम इसलिए है क्योंकि ये दावा खुद तेजस्वी यादव ने किया और आरजेडी के जो सोशल मीडिया उसके माध्यम से ये प्रचारित भी किया गया। तो क्या ये कह करके एक बार फिर एनडीए में फूट की ओर वो संकेत कर रहे हैं तेजस्वी यादव, या फिर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है कि इस तरह से कुछ कह दिया जाए ताकि जेडीयू के लोग भड़क जाए, नीतीश कुमार भड़क जाए और चुनाव के बाद अगर कोई गुंजाइश बनती है तो एक बार फिर से नीतीश कुमार को आगे करके महागठबंधन की अगुवाई में सरकार बनाई जा सके। क्या इस तरह की कोई नैरेटिव है, कोई इस तरह की चीजें सेट करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से यह आरोप लग रहा है, जेडीयू के तरफ से भी आरोप लगा कि ये तो लालची बंदर है और इस तरह की झूठी अफवाह फैला रहे हैं। तो आखिरकार इसमें सच्चाई क्या है, किस तरीके से क्या ये तेजस्वी यादव की कोई चाल है या फिर ये वाकई ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है ग्राउंड लेवल पर? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुणाल दांगी जी हैं जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं छात्र राजद के, और श्वेता प्रिया हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के। तो पहला सवाल डॉक्टर साहब आप ही से मैं करना चाहूंगा कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कल बयान दिया और इवन आरजेडी के सोशल मीडिया के माध्यम से यह बयान दिया गया कि जो बीजेपी और एलजेपीआर के कार्यकर्ता हैं या फिर जो उनका वोट बैंक है वो जेडीयू के पाले में वोट नहीं दे रहा है, क्या ये सच्चाई है या फिर नैरेटिव करने की एक कोशिश है? देखिए डॉक्टर साहब, 11 बजे के आसपास एक बयान तेजस्वी यादव का आया था कि स्लो हो रहा है, स्लो करने दे रहा है वोटिंग, और उसमें उसका खंडन भी किया था। हम लोग लाइव चल रहे थे उस समय। तो क्या स्लो वोटिंग हुई? क्या रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई? और 1 बजे ये तय हो गया था कि 42% के आसपास वोटिंग हुई। यदि हम 2020 की बात करें तो 30% के आसपास वोटिंग थी। यदि हम 2015 में बात करें, 1 बजे के आसपास बात करें तो 28% के आसपास वोटिंग। 9 बजे ही पता चल गया था कि वोटिंग बहुत अच्छे से हो रही है, और हम लोगों ने 10 बजे ही ये लगा लिया। कई चैनल पे मैंने कहा कि 60% से ऊपर, बहुत ज्यादा, लगभग 65% के आसपास, 66% के आसपास वोटिंग। जो तीव्रता चल रही थी, जो लोगों का जोश था, जिस तरीके से लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, निश्चित तौर से मुझे लगता है कि जो आरोप राजद की तरफ से आया वो बिल्कुल बेकार, बेबुनियाद आरोप लग रहा था। आप आरोप लगाइए, लेकिन कम से कम थोड़ी उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, लोग भरोसा करें। मतलब ये आप कहते हैं कि प्रशासन या चुनाव आयोग जानबूझ के स्लो वोटिंग करा रहा है, और फिर जब वोटिंग के आंकड़े तत्काल आ जाते हैं 1 घंटे बाद, तो आप झूठे साबित हो जाते हैं। दूसरा, बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या हिंदी भाषी क्षेत्र हो, ये सब आरोप लगते हैं कि मेरे वोटर को रोका गया, मेरे वोटर को वोट नहीं डालने दिया गया, पुलिस ने वहां रोक दिया। ये कोई नई चीज नहीं है, कोई नए आरोप नहीं है, ये सब चलता है। हम लोगों ने और आप लोगों ने तो देखा है कि बूथ कैप्चरिंग कैसे होती थी, कैसे गाड़ियां रोक दी जाती थी, कैसे फायरिंग करते थे, कैसे पेड़ काटे जाते थे। ये सब हम तो ये कुछ मैं ऐसा आरोप नहीं मानता राजनीतिक, क्योंकि सब लेकिन सुनील जी, हाँ सुनील जी, इस बार आरोप नया लगा है। आरोप यह लगाया है कि जो एलजेपीआर है और जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जेडीयू के फेवर में वोट लाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। यही वजह है कि जो इनका वोट बैंक है वो जेडीयू के पाले में नहीं जा रहा है। ये आरोप है, नया आरोप। नहीं तो इनके पाले में चला कैसे जाएगा? आप कोई दूसरा वोट किसी दूसरे को वोट को दे कैसे देगा? लेकिन हाँ, ये कई जगह से आ रहा था कि एक नाव चलाई जा रही है, वहाँ वोटर्स बहुत बड़ी संख्या में हैं। जहाँ चुनाव आयोग ये दावा करता है मणिपुर में, जम्मू कश्मीर में, हमने एक वोटर के लिए बूथ बनाया, इतनी ऊंचाई पे जाकर के बूथ बनाया, एक जंगल में जाके बूथ बनाया जहाँ कुछ बाबा लोग रहते थे। तो ऐसी स्थिति में बिहार से, ये आज की स्थिति है,
पहले की तुलना नहीं करता, पहले तो ऐसा होता ही था, लेकिन आज की स्थिति में हजारों की संख्या में लोग नदी के किनारे हैं, वहाँ वोटिंग की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? तो मुझे लगता है कि वहाँ बूथ बनना चाहिए। यदि वहाँ इतनी संख्या में लोग हैं और नदी क्रॉस करके वोट डालने आएंगे, तो ये चुनाव आयोग की भूल है। मैं कहूँगा या तो प्रशासन ने उनको गुमराह करने का प्रयास किया और चुनाव आयोग ने कुछ उसको संज्ञान में नहीं लिया। एक एक वोट लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा महत्व, और ये हम लोग कहते भी हैं कि लाइन न ठीक टूटे, चाहे रात 10 बज जाए, लेकिन वोटर डालने वाले वोटिंग जरूर। ठीक है, ठीक ठीक। कुणाल जी, आरोप लगाते हैं आपके जो सुप्रीम लीडर हैं, वो आरोप लगा देते हैं कि भाई एलजेपी-आर और बीजेपी, ना तो इनका वोट बैंक कन्वर्ट हो रहा है जेडीयू की तरफ, ना इनके कार्यकर्ता जेडीयू की तरफ वोट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिरकार इसके पीछे आधार क्या था? क्या मतदान के दौरान ऐसा दिख गया था, या फिर कोई नैरेटिव ही इसको मान लिया जाए? देखिए, ये सब चीजें जो है चुनाव के समय जब टिकट बंटवारा हो रहा था, उस समय भी रिफ्लेक्ट हो रहा था कि इन लोगों के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आप देखेंगे कि 2000 में जब चुनाव हुआ था, उस समय भी नीतीश जी 103 सीट पे कंटेस्ट कर रहे थे। उन सारे सीटों पे रामविलास जी की पार्टी जो है और चिराग जी के नेतृत्व में सारे सीटों पे कंटेस्ट किया था और नीतीश जी को कमजोर करने का पूरा कोशिश किया था। नीतीश जी को कमजोर करने की जो कोशिश थी चिराग जी की, वो बिना बीजेपी के समर्थन के नहीं हो सकती थी, और उन्होंने काफी हद तक उनको नीतीश जी को कमजोर करके मात्र 43 सीट पे उनको धकेल दिया था। और यही चीज आज भी है कि सीटों का बंटवारा इन्होंने किया आपस में, और अलग अलग जगहों पे इनके जो सीट बंटवारा का था, जिस समय सीटें बंट रही थी आपस में, उस समय भी ये चीज झलक के आ रही थी कि इनके बीच कुछ नहीं अच्छा चल रहा है। और इनके अलायंस पार्टनर कुशवाहा जी ने भी कहा था ऑल इज नॉट वेल। आप देखेंगे कि जब घोषणा पत्र इनका जारी होता है तो मैगी से भी जल्दी मात्र 1 मिनट के अंदर जो है घोषणा पत्र घोषित करके दिखा करके निकल जाते हैं। नीतीश जी उस पर रुकते भी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो कर रही है, इसी और इशारा कर रही है कि अंदर खाने में इनके बीच समन्वय नहीं है, ना उस समय था ना तो अभी मतलब है। इसका फायदा हमें भी हो रहा है। क्या कुणाल जी, क्या यही अटकलबाजी जो आप लोगों ने भी लगाई, जो अभी भी आप बता रहे हैं, वही आधार है इस आरोप का, या कोई पुख्ता आधार है? नहीं, जनता देख रही है, जनता रिपोर्ट कर रही है, जनता के बीच हमारे लोग भी हैं, वहां से भी आ रही है यही रिपोर्ट कि एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है कुणाल जी। श्वेता जी, और देखिए, आरोप आपने सुन लिए कि आरोप, ठीक है कुणाल जी, आपके पास लौटेंगे, श्वेता जी को मौका दे रहे हैं अभी। श्वेता जी, जिस तरीके से कुणाल जी ने भी आरोप लगाया। जी बिल्कुल। सुनील जी ने अभी बड़ी अच्छी बात कही थी। ये लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही करते हैं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है। जब इनके पास कोई इश्यू नहीं होता है तो पहले से ये लोग ना एक बैकग्राउंड बनाते हैं, क्योंकि इनको पता है 14 तारीख को रिजल्ट आना है और इनको पता है कि इनकी गवर्नमेंट बनने वाली है नहीं, 20 साल से नहीं बनी, अब इस बार भी नहीं बनेगी। तो ये एक अपना बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, अकाउंटेबिलिटी लेना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है कि हम हार रहे हैं तो हमारे हारने का रीजन क्या है। ये लोग सिर्फ दूसरे पे, कभी इन्हें दिक्कत हो जाता है SIR से, कभी दिक्कत हो जाता है EVM हैकिंग की बात करते हैं। और अभी देखिए, आपने आदरणीय सुनील जी ने बड़ी अच्छी बात कही। इन्होंने 11 बजे ये एलिगेशन लगा दिया कि स्लो वोटिंग हो रहा है, और 1 बजे तक ही 41% वोटिंग हो चुका था। आज तक का सबसे अच्छा रिकॉर्ड रहा है 64.4, आई वुड से 65-66% वोटिंग हुआ है। इसका मतलब ये है, देखिए वहां की जनता कितनी जागरूक हो चुकी है। एक वक्त में लोग बाहर नहीं निकल पाता था, बूथ कैप्चर होता था। तो ये सारे इनके बेसलेस एलिगेशंस होते हैं। अब इनकी कुणाल जी की बात पे आते हैं। आदरणीय कुणाल जी ने अभी बोला चुनाव
चुनाव में जो प्रत्याशियों का बंटवारा हो रहा था, सीट एलोकेशन हो रहा था, उसमें देख लीजिए ये हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, जिसमें हम लोगों की तो सीट में कोई दिक्कत नहीं है। 243 सीट पे हमने 243 प्रत्याशी खड़े किए हैं। ये बात करते हैं जिनके अपने घर शीशे के हो, इनके यहाँ तो आज तक 253 सीट पे ये लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। फ्रेंडली फाइट क्या चीज होता है? या तो आप फ्रेंड होंगे या तो आप आपस में फाइट करेंगे, दुश्मन होंगे। तो ये लोग अपनी चीजों में ही क्लियर नहीं है, इनको क्लैरिटी नहीं है। दूसरी बात देख लीजिए, इनके जो नेतृत्व करता है तेजस्वी जी, जब उनका नाम अनाउंस भी हुआ था, आज तक राहुल गांधी ने अप्रिशिएट किया, कहीं पे ट्विटर या कहीं पे भी कांग्रेचुलेट भी किया। तो दिक्कत इनके अंदर है। बात ये है ना, ये सिर्फ अपनी बातों को जो इनके अंदर हो रहा होता है वो एलिगेशन ये दूसरे के ऊपर लगाते हैं। फिर इन्होंने ये बात बोला स्पीच के लिए, और आपने देखा होगा हम लोगों के बीच में हर एक प्लेटफॉर्म से कभी भी कोई डिफरेंस रहा है? कोई डिफरेंस नहीं रहा है। एक चीज बहुत क्लियरली बोला गया है, सेंटर में, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं एनडीए का, और बिहार में नीतीश जी कर रहे हैं। और देख लीजिए हर बार बोला गया है, चीजों को तोड़ मरोड़ के ये लोग पेश करते हैं। अमित शाह जी ने भी बोला कि कोई वैकेंसी खाली नहीं है सीएम का। और जब भी बातें होती है सारे प्लेटफॉर्म पे, जितने भी प्रवक्ता है हमारे गठबंधन के, जितने जो 5 घटक दल है, वो खुल के आके बोलते हैं नेतृत्व तो नीतीश जी ही करेंगे। और तीसरा एलिगेशन इन्होंने ये लगाया, ये जो घोषणा पत्र जारी हुआ था हमारा और वहां से चले गए थे, ज्यादा देर रुके नहीं। देखिए प्रचार प्रसार की जरूरत ना, फेक कमिटमेंट करने के लिए टाइम लेने की जरूरत उनको होती है जिनको पता होता है लोगों में विश्वास नहीं है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। और रही बात साथ देने की, बात करते हैं और हम लोग कितने स्ट्रांगली साथ हैं, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है तारापुर में जो हमारे माननीय नीतीश जी बीजेपी के मतलब बीजेपी से सीट वहां पे खड़े हुए हैं ना, सम्राट चौधरी जी खड़े हुए हैं, जिनके लिए खड़े रहे। तो वो रैली में जाना था, इसलिए वो लोग वहां पे टाइम नहीं दिए। बाकी आप बताइए कहाँ पे चीजें दिक्कतें आ रही हैं हमारे बीच में? आपके यहाँ तो आज तक सीट शेयरिंग का क्लैरिटी नहीं है, हम क्या बोलेंगे? 243 सीट में अगर चीजें एक साथ श्वेता जी, ठीक है श्वेता जी, ये तो मतभेद की बात है कि आपस में गठबंधन में क्या मतभेद है, कितनी एकता है, कितना संगठन के तौर पर ये नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से कल इन्होंने बयान दिया, तेजस्वी यादव ने बयान दिया, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या सोच रही होगी इनकी, जिसके कारण उन्होंने ऐसा बयान दिया? ये लोगों को गुमराह करते हैं। देखिए सबसे सही बात ये है, एक भी जो भी ये कमिटमेंट करते हैं, पता है बेसलेस बातें होती हैं इनकी। और अब की जनता वो नहीं है जिनको पता नहीं है। जो इन लोगों का मोटो था 1990 से 2005 तक चरवाहा विद्यालय खोल के कि पढ़ाई लिखाई करेंगे नहीं, हम इसे जैसे चलाएंगे, शासन करेंगे वैसे करेंगे। आज की सरकार सेवा के भाव से है। आज वहां पे पढ़ाई लिखाई बहुत प्रबुद्ध है वहां की जनता, और सब कुछ जान रही है। ये झूठे नौकरी के वादे करते हैं, झूठे एलिगेशन लगाते हैं, जैसे कल का इन्होंने लगाया कि ये चीजें जो बोल रहे हैं, वोटिंग नहीं हो रहा है, स्लो वोटिंग हो रहा है, इलेक्शन कमीशन पे उठा रहे हैं ये लोग आवाज। बताइए इलेक्शन कमीशन पे जो चीजें आप आवाज उठाते हैं या उनके अगेंस्ट में बोलते हैं, आप लोग लोकतंत्र के लिए डेंजर क्रिएट कर रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था पे जनता को गुमराह कर रहे हैं, और उसमें जो विश्वास है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जहां से जीत जाते हैं, आप लोग जो महागठबंधन या कांग्रेस जहां से जीत जाती है, फॉर एग्जांपल तेलंगाना से जीत गई, हरियाणा से जीत गए, तेलंगाना, कर्नाटक और झारखंड से, वहां पे तो नहीं बोलते हैं वोट चोरी हुआ है, या वहां पे तो स्लो वोटिंग का कुछ भी नहीं होता है। जहां आप लोग जीत जाते हो वहां पे सब कुछ सही रहता है, जहां हार जाते हो वहां पे अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए कि हमने बहुत बुरा किया है बिहार के साथ। तो वहां पे ये सब नैरेटिव क्रिएट करके कि हमारे बीच में चीजें ठीक नहीं चल रही है। एनडीए में हम जनता को बताना चाहते हैं, बिहार की जनता को, एनडीए में बहुत एकजुटता है, शुरू से लेके आज तक हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। और ये जो कल इतने वोटिंग परसेंटेज हुए हैं 65-66%, ये शो करता है कि हम एकजुट होकर विकास की राह पे चले हैं, और तभी ये सुशासन हो पाया है कि इतने लोग बाहर खुल के निकल के आ पाए हैं वोटिंग करने के लिए, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे किसी भी वर्ग के हो। ठीक है डॉक्टर सुनील जी, मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो बयान आया और बयान के बाद क्या इसका आफ्टर इफेक्ट मतदान में देखने की कोशिश थी कि मतदान में इसके कारण थोड़ा सा फेवर में आ जाए, या फिर तेजस्वी यादव जो मतदान के बाद चुनाव परिणाम आएंगे वहां पर नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोलना चाहते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं नीतीश कुमार को कि जो आपके साथ खड़े हैं वो आपके अपने नहीं हैं,
हम लोग हैं जो महागठबंधन के लोग हैं, वो आपके अपने हैं, इसलिए आपके लिए हमारा दरवाजा खुला हुआ। क्या इस तरह का संदेश देने की कोशिश है? सबसे पहले तो आनी चाहिए कितनी सीटें किस पार्टी को मिल रही हैं और कौन वहां चाणक्य की भूमिका में रहे। निश्चित तौर से अभी समय है, 14 तारीख को डिस्कस करेंगे कि सामने कितनी सीटें आएंगी। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूँ, तमाम दिल्ली से पत्रकार जो गए और कल हम लोग तमाम चैनलों पर रहे, व्यक्तिगत बड़े पत्रकारों से, संपादकों से जो मेरी बात हुई, एक बड़ा मुझे अच्छा लगा सवाल। उन्होंने कहा कि जेडीयू के वोटर्स को जब एक संपादक ने पूछा कि आप कितना भरोसा करके जेडीयू को वोट दे रहे हैं, हो सकता है भाजपा के साथ में जाकर के राजद के साथ चले जाएं, तो वोटर्स का ये कहना था चाहे वो राजद के साथ चले गए तब भी राजद ठीक से काम करेगा, हमें नीतीश जी पे पूरा भरोसा है। जब वो गठबंधन में राजद के साथ जाते हैं तो मनमाही नहीं कर पाएंगे, वो जंगल राज नहीं लौटा पाएंगे पुराना वाला। तो ये ऐसे सवाल, मतलब उनका जो वोटर है जेडीयू का, वो दोनों तरफ जाने के लिए तैयार है और इतना भरोसा उनको जेडीयू के नेतृत्व पर है, चाहे वो भाजपा के साथ जाए चाहे वो राजद के साथ जाए, लेकिन सरकार वैसे ही चलेगी जैसे 2005 से चलेगी। जितना भी व्यवस्थाएं नीतीश जी के नेतृत्व में वहां हुई हैं, कुछ चीजें हैं जहां कमियां रही हैं निश्चित तौर से, जैसे शराबबंदी का मैं बार बार कहता हूं कि पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो पाया, नीतीश जी उस कॉकस को खत्म नहीं कर पाए, सैकड़ों की संख्या में लोग मर गए शराब पी करके। इस पे एक बड़ी कार्य योजना बना करके, एक बड़ा ब्लूप्रिंट बना करके एक बड़े स्तर की कार्रवाइयां बिहार में होनी चाहिए थी, जैसे नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार के सहयोग से चलती है। यदि ऐसी कार्रवाई निश्चित तौर से बिहार में होती तो और कुछ प्रभाव पड़ता। दूसरा लाठीचार्ज का है, लाठीचार्ज बार बार यूथ को ऊपर किया गया। मुझे लगता है एक कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्रियों के स्तर की कमेटी नीतीश जी बनाते और कम से कम बैठ के उनसे बात करनी चाहिए। तीसरा पलायन को लेकर के है कि पलायन पे एक बड़ा ब्लूप्रिंट नीतीश जी नहीं बना पाए। केंद्र सरकार के साथ आपका सहयोग था, एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करके बिहार को दे सकते, चाहे उसमें 10% 5% ही काम होता, लेकिन एक ऐसा ब्लूप्रिंट बन सकता था कि कैसे हम पलायन को रोक पाए। पूर्ण रूप से तो नहीं रोक पाएगा, लेकिन कुछ परसेंटेज तक रुकता, तब भी इस चुनाव में उसका प्रभाव होता। ये 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जहाँ निश्चित तौर से नीतीश जी की सरकार को घेरा जाएगा। लेकिन बार बार अब एक संपादक ने ये कहा कि आपको जंगल राज याद है और आपने तो जंगल राज देखा नहीं, तो आप कैसे वोट करेंगे। तो तमाम यूथ का कहना यह था कि जंगल राज जरूर हमने नहीं देखा, पर नाना नानी से, दादा दादी से हमने सुना है। तो बोला दादा दादी नाना नानी कैसे सुनेंगे, बोले महाभारत भी हमने नहीं देखा, रामायण भी हमने नहीं देखी, लेकिन हम भरोसा करते हैं जब हमारे घर के बड़े लोग कहते हैं। तो निश्चित तौर से जो जंगल राज के बारे में बात करते हैं दादा दादा नाना नानी, तो निश्चित तौर से कुछ ना कुछ सच्चाई उसमें होगी। एक ऐसा भी यूथ था कि नहीं, उनके पिताजी ने जो कुछ किया है हो सकता है तेजस्वी नहीं करें। तो ऐसे तमाम ऐसे सवाल थे जहां यूथ की निश्चित तौर से भ्रम की स्थिति में था कि आखिर में जाए हम का। कुछ यूथ है जो तेजस्वी यादव के साथ खड़ा हुआ पाया, लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसा रहा जो यूथ भी सशंकित हो गया। जैसे तमाम पोस्टर्स पे लालू प्रसाद यादव का नाम फोटो नहीं था, और निश्चित तौर से तेजस्वी के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी तो काम करेगी, तो अच्छा काम करेगी, लेकिन सीटों के वितरण को लेकर के देखो, गठबंधन की मीटिंग को लेकर के देखो, तो जो लालू प्रसाद यादव की जो भूमिका बिहार के यूथ ने देखी, तो तमाम यूथ ऐसा भी कहने के लिए था बिहार में यदि राजद की सरकार बनती है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनती है, पर छत्र छाया लालू जी की रहेगी, लालू जी के साये में ही वो सरकार चलेगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि पुराने जंगल राज की थोड़ी बहुत छवि महसूस। ऐसे तमाम सवाल हैं, इन सवालों के बीच में जाकर के बिहार की जनता ने, बिहार के यूथ ने वोट डाला है। इसलिए मुझे लग रहा था कि वोट बहुत अच्छा जाएगा और अच्छा गया भी, और इस बार का निर्णय बड़ा चौंकाने वाला डॉक्टर साहब हो गया। ठीक है कुणाल जी, ये भी आरोप लगाया जाता है, क्योंकि आपकी तरफ से तो आरोप लगाया गया कि भाई ये बिखराव है एनडीए के अंदर में, लेकिन एनडीए की तरफ से ये आरोप लगाया गया आपके आरोप के जवाब में कि इस तरह का बयान देकर के तेजस्वी यादव ये साफ कर रहे हैं कि उन्हें अपनी हार की चिंता है, हार का डर सता रहा है, और ये चाहते हैं कि चुनाव परिणाम आने से पहले ही नीतीश जी को अपने खेमे में ले ले, उनके लिए सहानुभूति दिखा करके, उनके बीच में फूट डाल करके। तो क्या मतलब ऐसा कुछ है कि हार की आशंका शायद सताने लगी आरजेडी को? सुजीत जी, ऐसा है,
कि हार की आशंका हमें नहीं है। हम लोग निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे 14 तारीख को, आप देख लीजिएगा। रही बात कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और रही बात नेतृत्व की, प्रिया जी कह रही थी कि आप लोग में नहीं बन रहा है, राहुल गांधी ने इनको नेता नहीं माना। आपको बता दूं कि अशोक गहलोत जी को उन्होंने भेजा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महागठबंधन का नेतृत्व करता और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार माननीय तेजस्वी जी को घोषित किया गया। लेकिन आपके यहाँ तो आज तक नहीं घोषित किया गया कि किनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सिर्फ बोला गया है कि नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होंगे ये आज तक नहीं बोला गया। बार बार कहा गया नीतीश, इवन आपके अमित शाह जी बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा। क्या वो प्रक्रिया बताना चाह रहे हैं उस मुख्यमंत्री को जो 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया है और सरकार चलाया है? रही बात रोजगार की, आप कह रहे थे रोजगार ने हमने बहुत दिया है। रोजगार की बात 2014 में प्रधानमंत्री जी ने किया था कि 2 करोड़ हर साल देंगे। कहाँ गया वो 2 करोड़ रोजगार? आज अगर मिल रहा होता 2 करोड़ रोजगार हर साल के हिसाब से, तो 3 करोड़ के आसपास बिहार के हिस्से में भी आ चुका होता इन 10 सालों में। लेकिन कुणाल जी अभी शिक्षा की बात करें, शिक्षा के जवाब देना चाहता हूँ कि जातीय जनगणना जी कुणाल जी सुन लीजिए, तो मुद्दा कुछ और है जी। बात ये हो रही है जैसा आपने भी कहा कि भाई बहुत गलत हो रहा नीतीश कुमार के साथ में, उनको सीएम पद के लिए घोषित नहीं किया गया। हालांकि अमित शाह ने कह भी दिया था कि भाई वैकेंसी है ही नहीं सीएम के पोस्ट पर, तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार की ओर इशारा कर ही रहे थे। तो क्या इन्हीं सब चीजों से चाहे आपकी पार्टी हो चाहे आपके नेता हो, वो फायदा उठाना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार को बार बार ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आपको देखिए फिर से सीएम घोषित नहीं कर रहे हैं, अगर आप हमारे साथ आ गए तो शायद आपको हम सीएम बनाते हैं और आपके खिलाफ यही चीजें। अरे भाई मतदान के दौरान तो सब अपनी अपनी पार्टी के बारे में बताते हैं कि हमारे फेवर में खूब वोटिंग हो रही है। कौन ये बताता है कि आपके घटक दल के बीच में ऐसा चल रहा है, वो उसके लिए वोट नहीं कर रहा, ये उसके लिए वोट नहीं कर रहा? लेकिन इस तरह के बयानबाजी मेरे लिए तो बहुत ही नया बयान था कि भाई आप दूसरे गठबंधन के लिए बोल रहे हैं कि आपके इस पार्टी के कार्यकर्ता उसको वोट दे रहे, उस पार्टी के कार्यकर्ता उसको वोट दे रहे हैं। तो सवाल ये है और कोई दूसरा सवाल नहीं है। देखिए, हमें नीतीश जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ 14 तारीख को आपके सामने रहेगी। ये बहुत लंबा समय नहीं, 1 सप्ताह की बात है, आप देख लीजिएगा। जहां तक रही बात इनके नेतृत्व करने का कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है, ये स्वाभाविक बात है कि वही मुख्यमंत्री होंगे, ये सिर्फ कहने की बात है। अमित शाह जी ने साफ शब्दों में कहा था कि चुनाव के बाद हम तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे साफ प्रतीत होता है कि ये नीतीश जी को चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, साथ ही चिराग जी के माध्यम से इनको कमजोर करना चाहते हैं, ताकि जो महाराष्ट्र में खेल हुआ उसी खेल को यहाँ भी दोहराना चाहते हैं। ये सवाल ही नहीं है कि हम उनके साथ जाएंगे। जब पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं तो हम सरकार बनाएंगे, अपने घटक दलों के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे। हमने अब ब्लूप्रिंट भी तैयार किया है, आपको घोषणा पत्र में भी हम सारी बातें लिखे हैं। आप इनका घोषणा पत्र भी देख लीजिए। रेलवे बनाने की बात कर रहे, बिहार सरकार रेलवे बनाएगी क्या? उसके अंदर में आता है रेलवे, जो बिहार सरकार रेलवे में काम करेगी, रेलवे की पटरियां बिछाएगी। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। डबल इंजन की सरकार है, इसलिए ये बात की जा रही है। डबल इंजन की सरकार है इसलिए बात की जा रही है। हाँ, श्वेता जी को प्रतिक्रिया देना चाह रही है। हाँ श्वेता जी बताइए। जी, बड़ी अच्छी बात बोले था सुनील जी ने। हमने सुना, उन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा है कि पिताजी ने जो किया जरूरी नहीं है तेजस्वी जी वैसा करें। उस बात पे थोड़ा सा हम वो जनता को बताना चाह रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से।
देखिए इस बिल्कुल ये उनसे भी आगे निकलेंगे, उसका रीजन हम बता देते हैं। तेजस्वी जी लालू जी से आगे करप्शन में कैसे निकलेंगे। लालू जी के ऊपर तो जो जो कार्यभार उन्होंने संभाला उसमें तो उन्होंने करप्शन किया ही है, ये जग जाहिर है, हम आपको नहीं बता रहे हैं, कोर्ट से इनका कन्विक्शन प्रूव हो चुका है हर एक केसेस में। रही बात तेजस्वी जी की, तो 10 साल के पॉलिटिकल करियर में इनके ऊपर 27 क्रिमिनल मतलब एलिगेशंस लगे हुए हैं, ना सिर्फ बिहार में बल्कि महाराष्ट्र में, यूपी में और दिल्ली में। अब बताइए क्या हमें ऐसा नेतृत्व करता चाहिए, बिहार को ऐसा नेतृत्व करता चाहिए जिसमें ये बोला जाएगा आपके मुख्यमंत्री कहाँ गए हैं, तो कोर्ट में पेशी पे गए हैं, वो आज उनका तारीख लगा हुआ है, आज वो पेशी पे गए हैं। तो बताइए, और हमारे नीतीश जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पिछले 50 साल के पॉलिटिकल करियर में एक भी दाग नहीं लगा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और बड़ी अच्छी बात कही सुनील जी ने फिर से कि नीतीश जी को लेके जो ये लोग बीजेपी और ये महाराष्ट्र वाले सिचुएशन को लेके बात कर रहे थे, अभी कुणाल जी उन्होंने बोला महाराष्ट्र में क्या हुआ। आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कुणाल जी, 2020 में भी हमारी जेडीयू के पास सीट्स कम आए थे, लेकिन क्योंकि नीतीश जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के फेस पे जनता ने वोट किया था, और वो वही के मुख्यमंत्री के फेस पे जो भी सीट्स आया था बीजेपी को, उन्होंने खुद आग्रह किया था नीतीश जी को कि आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ये जितने बेसलेस बातें आप करते हैं कि हमारे बीच में ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो अभी के हैं नीतीश जी, वही बनने वाले हैं। हमेशा आपने सुना होगा फिर से नीतीश, फिर से नीतीश का क्या मतलब होता है, अभी कौन है, नीतीश जी हैं और फिर से नीतीश जी होंगे। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि नीतीश जी फेमस हैं विकास के लिए, नीतीश जी सुशासन के सरकार के लिए फेमस है, और वो जनता के दिलों में, दिमाग में अब वो एक व्यक्तित्व नहीं रहे हैं, अब वो एक मानसिकता बन गए हैं सच्चाई और ईमानदारी के लिए। तो ये कुछ भी नहीं, ये सब इन लोगों का जुमला है जो ये बातें करते हैं। हमारे घोषणा पत्र में हमने रेलवे की बात की है, कैसे बना देंगे, जो आपने बड़ी अच्छी बात कही, डबल इंजन की सरकार है और हमारे पास है, हम बना सकते हैं क्योंकि केंद्र में हमारी ही सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो बिल्कुल बना सकते हैं। हम आपकी तरफ इस बात नहीं करते हैं। आपके जो नेता या प्रवक्ता से पूछा जाता है एक फैमिली से एक नौकरी, सरकारी नौकरी कैसे दे देंगे, आपके पास क्या ब्लूप्रिंट तैयार है, बोल देते हैं दे देंगे, विजन है, डिवीजन है, विजन है हमारा। हम यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं विजन आपका कैसे होगा जब आपके नेता के पास डिवीजन ही नहीं है, विजडम है, विजन है। सिर्फ ये जुमलेबाजी से थोड़ी ना आप नौकरी दे देंगे। रही बात नौकरी देने की बात, तो जिन इन 20 सालों की बात आप कर रहे हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, बातें नहीं करते हैं। उसमें अभी तक 70 से 80 लाख रोजगार दिए जा चुके हैं, और आप बात करते हैं नौकरी की, तो 1990 से 2005 तक 15 साल में क्यों आपको समय कम पड़ गया था कि आपने 94,000 नौकरियां दी थी मात्र 15 साल में, 94,000, 1 लाख भी नहीं पहुंच पाए। और आप इस गवर्नमेंट के साथ कंपैरिजन करते हैं, और आपको क्या लगता है जनता को नहीं पता है? कल जो वोटिंग हुआ है ना 65-66% का, वो सिर्फ एनडीए के फेवर में आया है। 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो ये नैरेटिव सेट करने की जरूरत नहीं है कि हमारे बीच में दिक्कत है, हमारे बीच में कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए भारी बहुमत से जीत रही है, और हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई संशय नहीं है, और ये बात इन लोगों को जानना चाहिए। ठीक है सुनील जी, क्या आरजेडी के लिए नीतीश कुमार सॉफ्ट टारगेट है और उनके आसपास चक्रव्यूह बनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। केंद्र में किसी और राजनीतिक दल की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, तो ये सब कुछ हो सकता था। हम सब लोग जानते हैं गवर्नर की भूमिका अलग से होती है, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका अलग होती है। तो केंद्र की क्या व्यवस्था रहती है, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, दो चीजें आप बिहार की राजनीति में आप समझते हैं। जन समर्थन किसी राजनीतिक दल के पक्ष में होना सत्ता का मतलब नहीं होता। आप देखेंगे कि जब 2015 में राजद को 18.5% वोट मिला, तो सीटें 80 आई थी, और 2020 में 23% क्रॉस किया इन्होंने वोट, लगभग 5% वोट कम ज्यादा मिला, लेकिन सीटें कम हो गई, 5 सीटें कम, 75 सीटें आई। ऐसे भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे कि 2015 में उनको 24.5% वोट मिला, लेकिन सीटें 53 पे आके रह गए थे, और 2020 में 19.5% वोट रह गया।
लेकिन सीटें 74 हो गई। वोट परसेंट 5% बीजेपी का कम हुआ, लेकिन सीटें बहुत बढ़ गई। ऐसे ही आप कांग्रेस को देखेंगे कि 6.5% वोट मिला 2015 में और सीट थी 27, और 2020 में आप देखेंगे 9.5% वोट, 3% इनका भी बढ़ा, लेकिन सीटें घट गई 19 हो। तो ये नहीं है बिहार की राजनीति में या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि आपको वोट प्रतिशत ज्यादा मिल रहा है तो आप सीटें ज्यादा पा पाएंगे। आपने हर सीट पर अभी तो ये भी देखना पड़ेगा सुनील जी कि जितनी ज्यादा पार्टी जो है वो चुनाव मैदान में कूदेगी, जो जितनी मेहनत करेगा, उससे जो लीडिंग पार्टीज रही है पिछले चुनाव में, उनके प्रतिशत तो घटेंगे, क्योंकि जो दूसरी पार्टीज है वो उनके वोट को काट रही होगी। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उनके जो प्रत्याशी है वो कम जीते। हो सकता है कि कम वोट प्रतिशत पा करके ज्यादा प्रत्याशी जीत जाए। देखो, कई लोग यहाँ से, जब मेरी बात हो रही थी, कुछ लोग हमारे साथी वहाँ बिहार के चुनाव को देख भी रहे हैं। पीछे के पर्दे से कूटनीतिक तरीके से उन्होंने तैयारियां कराई हैं। तो आप देखेंगे कि प्रत्याशी जीतने की अपेक्षा, जिताने की, अपनी पार्टी जीतने की अपेक्षा प्रत्याशी या पार्टी ने ये चक्रव्यूह रचा कि सामने वाले के वोट कैसे कटेंगे। वो हर पार्टी ने, वो ये नहीं कह रहा मुझे कितने मिलेंगे, वो कह रहा है कि सामने वाले के वोट कैसे बांटे जाए, और वो यदि इसमें कामयाब होते हैं तो वोट प्रतिशत बढ़ा। अब आप देखेंगे कि पिछले बार 2020 में केवल 10 से 15 सीटों का अंतर रहा, या 10-12 सीटें और मिल जाती राजद को तो निश्चित तौर से वो सत्ता में होते। यदि उनको 10 सीटें कम होती तो वो सत्ता से बाहर होते। तो ऐसी स्थिति में जो जन स्वराज पार्टी है, जहां तक हम लोगों को पता है, मुझे नहीं लगता कि वो सीटें ला पाएंगे। मैं तो आज भी कहता हूं कि एक आध सीट भी उनकी नहीं आएगी। लेकिन यदि उन्होंने 20 या 25 सीटों पर उनके प्रत्याशी को 10 से 15,000 वोट भी मिल गया, और वो किसी को भी, मैं कह सकता हूँ, राजद चाहे भाजपा ना जेडीयू, किसी को, इस पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने 25 सीटों पर भी खेला कर दिया, तो निश्चित तौर से 2020-2015 में जो हम देख रहे हैं वो 2025 के चुनाव के नतीजे कुछ और होंगे। तो कितना रणनीति वहां है, अपनाई गई है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं बिल्कुल, यदि जहां तक मेरा निचोड़ है, जो मैं कह पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ, लोगों से बात हो रही है कि फिर नीतीश जी मंत्री बनेंगे। जो रणनीति, जो व्यवस्था वहां सिस्टम में लाई गई है, अब मुझे नहीं पता कि राजद ने उसका तोड़ कितना निकाला है। केवल रैलियां और राजनीतिक मुद्दे ज्यादा तो महत्वपूर्ण होते हैं, और इतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना आपने हर सीट पर कौन सा चक्रव्यूह रचा है जिससे आप अपने प्रत्याशी को निकालना। 500 से भी जीत हो सकती है, 200 वोट से भी जीत हो सकती है, 2 वोट से भी जीत हो सकती है। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसलिए मुझे लग रहा है कि अंतिम समय तक कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं। कई ऐसे प्रत्याशी थे आमने सामने, अशोक गहलोत को वहां जाना पड़ा। जो चीजें हैं, पहले सीटों की टिकट बांटने की प्रक्रिया लालू जी ने शुरू कर दी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना, निश्चित तौर से। दूसरा क्या है, संयुक्त घोषणा पत्र नहीं आया, या दोनों ही एनडीए और महागठबंधन एक संयुक्त करते, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करते, तो कुछ और फर्क पड़ता। यदि उनके साथ ओबीसी भी आ जाते तो कुछ और फर्क पड़ता। ऐसा मुझे लग रहा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। और अब देखेंगे कि 10 तारीख को क्या वोटिंग रहती है। लेकिन आज की स्थिति में, ये पत्रकार होने के नाते यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि नीतीश जी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है कुणाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, जो तमाम विशेषज्ञ हैं, वो अब इशारा करने लगे हैं कि कल का मतदान जो है वो एंटी इनकम्बेंसी वाला नहीं था। कल का मतदान जो है वो नीतीश कुमार के फेवर में जाता हुआ दिखा। जो मतदान केंद्र है वहां पर जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा दिख रहा है। उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, और ये माना जाता है कि महिलाएं जो है अमूमन वो जेडीयू के फेवर में वोट करती है, जातीय समीकरण से ऊपर उठ करके। तो क्या इन सभी चीजों को समझ गए हैं तेजस्वी यादव? क्या इन सभी चीजों को जो महागठबंधन के चाणक्य हैं वो समझ गए हैं, और शायद यही वजह है कि इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? सुजीत जी, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि जब हमारी सरकार 17 महीने के लिए बनी थी नीतीश जी के साथ, तो 5 लाख नौकरियां तेजस्वी जी ने दिया था इसी बिहार की जनता को, और 3 लाख प्रक्रियाधीन है नौकरियां।
जो कि अभी तक नीतीश जी नहीं दे पाए। बात ये है नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं और कौन सा वोट कहाँ जा रहा है। बात ये है कि नीतीश जी ने 20 साल तक शासन किया बिहार के ऊपर, और भी 20 सालों में आप देखिए गरीबी में सबसे नीचे है हम। शिक्षा की नीतीश जी के नेतृत्व में जातीय जनगणना 2023 जारी की गई। उसका अगर रिपोर्ट आप देखें तो उसमें 14% बच्चे जो नीतीश जी के सरकार आने के बाद जन्म लिए हैं, मैट्रिक मात्र 14% पास किया। मतलब 86% बच्चे जो है मैट्रिक नहीं पास कर सके। अगर 86% बच्चे मैट्रिक नहीं पास कर सके तो वो बच्चे कौन थे और क्या शिक्षा व्यवस्था यहाँ जी। और हमारा घोषणा पत्र में ही था कि हम शिक्षा देंगे। हम स्कूल कॉलेज पे जब पिछली सरकारें थी उस समय भी हमने 6 यूनिवर्सिटी खोले थे। आने वाले दिनों में भी यूनिवर्सिटी तो खुलेगी सो खुलेगी, लेकिन हम हर घर को रोजगार देंगे। यहाँ की जनता रोजगार चाहती है, पलायन को रोकना चाहते हैं। यहाँ से हर साल पलायन हो रहा है, वो लौट करके फिर दोबारा यहाँ नहीं आते हैं ज्यादातर लोग। तो ये सब को रोकने के लिए हम यहाँ हर घर की नौकरी देने की बात किया है हमने। आप देखेंगे कि उद्योग धंधे की बात की जाए, यहाँ आए थे जब पिछले चुनाव में मोदी जी ने कहा था कि शुगर मिल यहाँ चालू होगी और यहाँ के बने हुए चीनी से हम चाय पी करके जाएंगे। कहाँ गई वो मिलें जो खुलवाने वाले थे? ठीक है, ठीक है, ठीक है कुणाल जी, कहने से नहीं होता अभी जो मुद्दा है वो कुछ और है। अभी घोषणा पत्र वाली बात नहीं करेंगे यहाँ पे। आखिरी प्रतिक्रिया दूंगा आपसे श्वेता प्रिया जी, आपसे आखिरी प्रतिक्रिया। ठीक है कुणाल जी, ठीक है कुणाल जी, 10% प्रिया जी। ठीक है कुणाल जी, आपकी बात आ गई हम तक। जो बढ़ी है तो वो हर तरीके से ठीक है, ठीक है, सरकार के बदलाव का वोट है। कुणाल जी सुन लिया, कुणाल जी सुन लिया। जी श्वेता प्रिया जी को मौका दीजिए आखिरी प्रतिक्रिया, समय कम है। जिस तरीके से कुणाल जी ने भी आरोप लगाए, और क्या इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा पहले हो चुका है, 2-3 बार हो चुका है श्वेता प्रिया जी? और ये जो डोरे डाल रहे हैं आरजेडी के लोग, जो डोरे डाल रहे हैं जेडीयू के ऊपर में, तो आप एक झटके में कह दीजिए कि डोरे डालने से काम नहीं चलेगा। इस बार बिल्कुल पूर्ण बहुमत की सरकार हम बना रहे हैं और इस बार महागठबंधन को बिल्कुल मौका नहीं मिलने वाला है, ऐसा कुछ कह पाएंगे आप? देखिए, ये रिकॉर्ड टूटा है बिहार का। आप देख लीजिए कितने परसेंटेज वोट हुए हैं। तो बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं, आप जो बोलेंगे, बस क्योंकि हमें ये पता है कि भारी बहुमत से इस बार एनडीए की सरकार बन रही है। ठीक है, तो ये सब सिर्फ जैसे इनके जुमले होते हैं ना, एक चीज पे हम अपोज करना चाहेंगे। अभी इन्होंने, कुणाल जी ने बहुत ही बेतुकी बातें की हैं जो कि हर प्लेटफॉर्म से इनके प्रवक्ता बोलते हैं। अभी उन्होंने बोला नीतीश जी के वक्त में रिपोर्ट आया था जाति जनगणना का, चित भी इनका पट भी इनका। जब उसमें से अच्छी चीजें दिखानी होती है तो बोलते हैं कि वो आया था तेजस्वी जी के वक्त में आया था। जैसे कि इन्होंने बोला नौकरी इन्होंने दिया है 5 लाख लोगों को, जिसकी बात ये बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आई थी जो कि नीतीश जी के आप मुझे बताइए, डिप्यूटी सीएम के पास पावर होता है क्या? डिप्यूटी सीएम के पास पावर होता है क्या नौकरी देने का? और रही बात जाति जनगणना, जिस जाति जनगणना की बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम बता देते हैं आपको, पलायन सिर्फ 3.5% है, और वो भी जिस भी प्रवासन उसको बोलते हैं। अब कोई डर के मारे नहीं भागता है, और भागता भी है। जो चीज आपने ये बोला पलायन की बात, जो 3.5% जो कि बहुत नॉर्मल है, हर एक स्टेट से लोग दूसरे स्टेट जाते हैं। तो अगर अपने डेवलपमेंट के लिए या राष्ट्र निर्माण के लिए अगर कोई पढ़ने लिखने जा रहा है जो कि वापस बिहार आता है, उसको प्रवासन बोलते हैं। हम इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं प्रवासन और पलायन में डिफरेंस इनको पता होगा, जैसे कि सरकारी नौकरी और रोजगार में इनको डिफरेंस नहीं पता है, जो चीज ये दे नहीं सकते हैं। तो ये ऐसी बातें करते हैं। अब यहाँ पे पलायन की बात इन्होंने की, और क्यों लोगों ने पलायन किया था आपके वक्त में पता है? जिस शुगर मिल की बात आप कर रहे हैं, 30 में से तो 22 को आप लोगों ने बंद कर दिया था। अगर 30 में से 31 करना चाहिए था ना, आप कुछ ना भी करते तो भी बिहार की स्थिति बहुत अच्छी होती। 1990 से 2005 तक आप लोगों ने बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया। 15 साल में आपने 94,000 नौकरी दी,
और ये 17 महीने के टेन्योर में जब आप डिप्यूटी सीएम थे, जब नवसिखुआ थे नीतीश जी के अंदर में, तब आप क्रेडिट लेते हैं कि आपने नौकरी दे दिया। 15 साल में तो 1 लाख नहीं पहुंचे और 17 महीने में आप 5 लाख का क्रेडिट ले रहे हैं। तो देखिए कुल मिला के ये है, ये क्रेडिट लेने आ जाते हैं, लेकिन फिर हम यही बोलेंगे बिहार की जनता ना बहुत प्रबुद्ध है, बहुत समझदार है, विश्व गुरु रह चुका है बिहार एक टाइम में। जो इन लोगों के वक्त में काला अध्याय है वो बिहार का 1990 से 2005 तक का दशक बिहार के पूरे इतिहास में, एंटायर हिस्ट्री में वो एक काला अध्याय बन के रह गया है। ठीक है श्वेता प्रिया जी, आप सभी मेहमानों का धन्यवाद। कुणाल जी हमसे जुड़े, श्वेता जी जुड़ी, डॉक्टर सुनील कौशिक जी जुड़े, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुल मिलाकर के बात यही है कि भले आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता है, डिबेट में भी होता है, चुनाव के दौरान भी होता है, मतदान के दौरान भी वैसा ही कुछ देखने को मिला जब तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया कि एलजेपीआर और बीजेपी के मतदाता जो हैं वो जेडीयू के खाते में नहीं जा रहे। अगर जेडीयू के खाते में नहीं जा रहे हैं तो जा कहां रहे हैं, क्योंकि यहां पर संगठित होकर के एनडीए चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। इसके जो तमाम घटक दल हैं, कहीं भी फ्रेंडली फाइट जैसी चीजें देखने को नहीं मिली है एनडीए में खासतौर से। तो सवाल यही उठता है कि अगर कहीं पर जेडीयू का कैंडिडेट खड़ा है और वहां पर बीजेपी और एलजेपी-आर के कोर वोटर हैं और वो अगर जेडीयू के उम्मीदवार को वोट नहीं दे रहे हैं तो दे किसको रहे हैं? क्या आरजेडी को दे रहे हैं? क्या दूसरे किसी दल को देते हुए नजर आ रहे हैं? और अगर दे रहे तो क्यों दे रहे हैं? अगर वो कोर वोटर हैं, अगर वो कोर वोटर एलजेपी-आर और बीजेपी के हैं तो वो क्यों जेडीयू के उम्मीदवार को छोड़ करके किसी और पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने जाएंगे? तो कुल मिलाकर के ये बात समझ में आ रही है कि एक नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश की जा रही है। और हो सकता है कि तेजस्वी यादव या आरजेडी के पास कोई ऐसी स्कैनर मशीन हो जिससे वो ये पता कर लेते हैं कि कोई अमुक व्यक्ति किस पार्टी का समर्थक है और वो जाकर के वोट किसको डाल करके आया है। हो सकता है कि उनके पास जानकारी हो, लेकिन उस जानकारी पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि इस तरह के सर्वे या फिर अगर इस तरह की बात खुल करके बाहर आ जाए तो 14 तारीख का इंतजार ही क्यों, उससे पहले चुनाव के परिणाम डिक्लेयर हो जाए। खैर, आज के मिशन पाटलिपुत्रा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।